नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंथ। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में महंगाई घटने से दुनिया भर के बाजारों में जोश। 17,700 के नजदीक पहुंचा निफ्टी। 6 महीने के शिखर पर आया बैंक निफ्टी। मिड कैप्स में भी खरीदारी। सरकारी बैंकों में तूफानी तेजी। 2% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। इंडियन बैंक सबसे ज्यादा 7% उछला। आईटी, एनबीएफसीज और रियल्टी स्टॉक्स में भी तगड़ी खरीदारी। सिटी गैस कंपनियों में तेजी की बहार। 7% से ज्यादा की तेजी के साथ एफएनओ का टॉप गिनर बना महानगर गैस। आईजीएल में भी 7% का उछाल। सिटी गैस कंपनियों को ज्यादा गैस आवंटन से जोश। डिफेंस स्टॉक्स में तगड़ी खरीदारी। 9% से ज्यादा उछला मसगांव डॉक। नए शिखर पर पहुंचे एचएएल और बीईएल। भारत डायनामिक्स, बीईएमएल और एस्ट्रा माइक्रो में भी रौनक। अच्छे नतीजों के दम पर आयशर मोटर्स में तेजी। शेयर 2% ज्यादा चढ़ा। कोल इंडिया में भी खरीदारी, लेकिन ठीक ठाक नतीजों के बावजूद टाटा कंज्यूमर में कमजोरी। और आ जाएंगे अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे। तिमाही दर तिमाही मुनाफे में 57% की गिरावट संभव। औरबिंदो फार्मा और बाटा समेत 5 वायदा कंपनियां भी पेश करेंगी अपने नतीजे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड माहौल देखें तो वो तेजी की तरफ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा। तो बाजार का आज जोश हाई है क्योंकि निफ्टी 17,700 के नजदीक कारोबार कर रहा है। अमेरिका के जो महंगाई के आंकड़े आए वो अनुमान से थोड़े बेहतर रहे, जिसके कारण सपोर्ट मिला है। तो पहले तो इस समय के संकेत क्या हैं विदेशी बाजारों से, उनको देख लेते हैं। उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। निफ्टी तो आपको 16,670 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो यहां भी तेजी है। शंघाई 1.5% ऊपर है। हैंगसेंग 2.25% मजबूती दिखा रहा है। कॉस्ट में भी 0.25% का उछाल आज के सेशन में। तो एशियन मार्केट्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स भी तेजी में है। 1.6% से ज्यादा की तेजी है क्योंकि 118 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। और नेस्डेक फ्यूचर आज के सेशन में 0.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 63 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। तो बाजार की बड़ी बातें हैं क्या है वो आपको बता देते हैं। बाजार का जोश हाई है और यूएस में महंगाई घटने से बाजार में तेजी आती हुई दिखी है। 17,700 के नजदीक निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी 600 अंक दौड़ा है। मिड कैप्स भी 1% ऊपर हैं। देखेंगे तो फाइनेंशियल्स, आईटी, रियल्टी स्टॉक्स यहां सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा मेटल, एफएमसीजी, फार्मा स्टॉक्स से थोड़े से पीछे आज नजर आएंगे। मिड कैप्स में सरकारी कंपनियों के जो शेयर्स हैं, सरकारी बैंक हो, डिफेंस कंपनीज हो, यहां तेजी बनी हुई है। ऑटो, एंसिलरी और गैस स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। हमारे साथ आज स्ट्रैटेजी बताने के लिए रुचित जैन मौजूद है 5paisa.com से। रुचित नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो एक राय निफ्टी बैंक निफ्टी पर दीजिए। सुबह गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं दोनों ही इंडाइसेस। बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। क्या सजेशन रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए? नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल डेफिनेटली आज का जो गैप अप ओपनिंग है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पिछला ट्रेंड हमने देखा है पॉजिटिव या एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड वो अभी भी कंटिन्यूड है। हालांकि हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अभी थोड़े ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ट्रेंड के रिवर्सल के संकेत नहीं है। तो जब तक ट्रेंड रिवर्सल के कोई कंफर्मेशंस नहीं आते तब तक हम ये तेजी की जो तेजी का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उसी के साथ साथ ट्रेड करना चाहिए। हाई लेवल्स पर 17,720 से 17,750 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है जहां पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस प्लेस्ड है और नीचे 17,550 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाय से ही ट्रेड करिए जब तक रिवर्सल्स के संकेत नहीं आते। और लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स में हमें अच्छी तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं, हम गैप अप के बाद भी देख रहे हैं कि इंडेक्स में कोई बड़े मूव्स और आगे बढ़ नहीं रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेटर है जो आपको सेकेंड हाफ में या कल के ट्रेडिंग सेशन तक के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देगी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। रिमेनिंग सेशन के लिए यही सजेशन है रुचित की ओर से। तो रुचित स्टॉक्स बताइए कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं? एक तो एल&डी फाइनेंस होल्डिंग्स रहेगा जहां पे खरीदारी की सलाह है। हमने रिसेंटली ये स्टॉक में एक अच्छे मोमेंटम कंसोलिडेशन के बाद में अभी ब्रेकआउट के तत्पर है स्टॉक। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एल&डी फाइनेंस होल्डिंग्स में नियर टर्म में आपको एक अच्छी तेजी यहाँ से पुल बैक मूव दिखेगी और करंट लेवल्स पे ये स्टॉक को खरीदारी करे 74 के स्टॉप लॉस से 81.5 से 82 के टारगेट्स के लिए। और गुजरात फ्लोरोकेम सेकंड स्टॉक रहेगा जहां पे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। रिसेंटली स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखी गई।
कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन हुआ और आगे चल के अभी फिर से ये ट्रेंड के रिजम्पशन के साइंस है। तो गुजरात फ्लोरोकेम जो करंटली 3410 3420 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो करंट लेवल्स पे 3270 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है 3670 से 3700 के टारगेट रेंज के लिए। ठीक है, तो गुजरात फ्लोरो ये आपके लिए सजेशन दिया गया है। 3418 पर कर रहा है ट्रेड 3.5% की मजबूती के साथ और दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। 3419 के लेवल्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मोमेंटम तेजी का आपको ऑलरेडी बनता हुआ दिख भी रहा है। यहाँ एक खरीदारी का ट्रेड ले भी सकते हैं। चलिए फटाफट से अब देख लेते हैं क्या रुझान मिड कैप्स में। इंडेक्स लाते हैं पहले आपकी स्क्रीन पर। 1% ऊपर आपको मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। बहुत सारी पॉकेट्स है मिड कैप्स में जो मजबूती दिखा रही हैं। इसमें पीएसयू बैंक स्टॉक्स हैं, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक। तेजी दिख रही है इन स्टॉक्स में। 5.5% तक ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं। एनबीएफसीज में एलएनटी फाइनेंस, पीईएल, मुथूट फाइनेंस, कैनफिन होम्स 5% तक मजबूत आज के सत्र में हैं। साथ ही ऑटो एंड स्टील स्टॉक्स देखेंगे तो रिको ऑटो, भारत फोर्ज, यूनो मिंडा, अपोलो टायर 6.5% तक का उछाल आज के सत्र में। और साथ ही आईटी में आपको रौनक दिखेगी आज। एफएल इंडिया 5.5% ऊपर, केपीआईटी टेक 4.5% ऊपर है। माइंट्री और एलएनटी इन्फो में भी मोमेंटम तेजी का है। गैस स्टॉक्स एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस, आईजीएल सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक 6.5% के गेंस के साथ। एमजीएल भी 4.5% ऊपर है। इसके अलावा डिफेंस और पीएसयू सेगमेंट से जुड़ी हुई जो कंपनीज है उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लगातार रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करते हुए, भारत डायनामिक्स रिकॉर्ड हाइस पर और मैसगांव डॉक कंटेनर कॉर्प में मजबूती है। मैसगांव डॉक अब 8.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। रियल्टी शेयर्स, प्रेस्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ओबरा रियल्टी, इंडियाबुल्स रियल यहाँ 4% तक के अप मूव आज के सेशन में है। तो यह है मिड कैप्स का हाल। अच्छा, एक बार आईजीएल, एमजीएल, रुचित इन स्टॉक्स पर राय दीजिए। ट्रेडिंग के लिए जिसने भी लिए हों यहाँ प्रॉफिट लेना है या होल्ड करना है? होल्ड करने की सलाह रहेगी। काफी लगभग लास्ट 4 से 5 महीने का कंसोलिडेशन ये स्टॉक्स ने देखा है और उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है। तो जो पिछला पूरा करेक्शन था मोस्ट प्रोबेबली उनको रिट्रेस होते हुए स्टॉक्स देखेंगे। स्पेशली आईजीएल इन दोनों में से, मेरे एमजीएल भी वैसे पॉजिटिव है बट आईजीएल का स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है। क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे जो पूरे रिट्रेसमेंट आ रहे हैं वो 426, जो पूरे करेक्शन का 38.2% रिट्रेसमेंट आ रहा है वो 426 के आसपास आ रहा है। तो करंट लेवल से डेफिनेटली और भी गेन्स ये स्टॉक में मिल सकते हैं। पोजीशंस है तो होल्ड रखिए 426 के टारगेट्स के लिए। और अगर 426 के लेवल्स भी पार होते हैं और ये अगर 50% रिट्रेसमेंट तक मूव होता है तो मीडियम टर्म में आप 458 तक के टारगेट्स भी ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 426 फॉलोड बाय 458 ये 2 शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म टारगेट्स रहेंगे, जिनके लिए आईजीएल में अगर कोई पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए। और अभी कोई भी डिक्लाइंस आते हैं तो डिक्लाइंस में फिर से बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने मिलेगा। ओके, चलिए बात करते हैं रिजल्ट्स के। पिडिलाइट के नतीजे आए हैं, नंबर्स अच्छे रहे हैं और पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा, मार्जिन और आय तीनों अनुमान से ज्यादा रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ भी जोरदार उछाल के साथ दर्ज हुई है। तो कंपनी के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पिडिलाइट के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत पुरी मौजूद हैं। भरत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशन अच्छे अर्निंग्स के लिए। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किन किन फैक्टर्स ने सपोर्ट किया आपके अर्निंग्स को, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हायर साइड पर थी, कमोडिटी प्राइसेस भी हायर साइड पर, तो उसके बावजूद नंबर्स अच्छे रहे हैं। क्या क्या ट्रिगर्स रहे? आप देखेंगे ये पिछले 3 महीने नहीं, हम तो पिछले 15 महीने से कह रहे हैं कि देखिए कोविड की जो सिचुएशन है, जो फिर इसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये हमारी कंट्रोल के बाहर है। जो हमारी कंट्रोल में है कि कंपनी को और मजबूत कैसे किया जाए। पिछले 18 महीने में हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है सप्लाई चेन में, 5 हमारे प्लांट एक्सपेंड किए हैं, 10 नए प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनमें से 5 शुरू हो गए, अगले 5 मार्च तक होंगे। हम अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि जो आगे जो ग्रोथ हो उसके लिए हम तैयार हो, उसके लिए एक सप्लाई चेन हो जो फ्लेक्सिबल हो। जो पूरा हमारा डिजिटल एजेंडा है उसको हमने काफी तेजी से बढ़ाया। देखिए कोविड के पहले जो सेल हम पूरे साल में ई कॉमर्स में करते थे, अब हर महीने हम वो सेल करते हैं। अगर आप आज अमेजोन पे देखें, जो नंबर 1 रस्ट रिमूवर है वो पिडिलाइट का है, जो नंबर 1 एक्रिलिक पेंट वो हमारा है, जो नंबर 1 ड्रेन रिक्लॉगर है वो हमारा है। तो उस पर हमने काफी ध्यान दिया है। इंटरनली ऑब्वियसली पूरा डिजिटल एजेंडा जो है, आज की तारीख में पिडिलाइट का कोई भी सेल्स पर्सन पूरा डिजिटली इक्विप्ड है, वो टैबलेट के साथ जाता है, उसके पास एक स्पीडोमीटर होता है। छोटे से छोटे शहर में जब जाए तो उसको हमको ये मालूम है कि भाई वहां उसको क्या ऑर्डर लेना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसको कहाँ जाना चाहिए। तो पूरा हमने अपने आप को डिजिटली काफी इक्विप किया है। तीसरा, आप जानते हैं कि भाई पिडिलाइट इनोवेशन के लिए जानी जाती है, नई चीजें के लिए।
हमने ये कहा था जब कोविड खत्म होगा तो आप देखेंगे कि पिडिलाइट की स्टेबल से कई नए प्रोडक्ट आएंगे, वो आने शुरू हुए हैं। अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि हमारे हर डिवीजन में 1 या 2 अच्छे नए प्रोडक्ट्स हम लाएंगे। अच्छा, अगर हम मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स हमने देखा लास्ट 5 क्वार्टर से स्पेसिफिकली श्रिंक हो रहे हैं। तो ये मार्जिन्स पर प्रेशर किस वजह से? ये हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से है, लो रियलाइजेशन की वजह से, या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही रीजन है। इस टाइम पे जो Q1 में रॉ मटेरियल प्राइसेस रहे हैं, ये ऑल टाइम हाई पे रहे हैं। अगर आप हमारा जो मेन रॉ मटेरियल है वो है वाइनाइल एसीटेट मोनोमर, जिसे वैम कहा जाता है। वैम का प्राइस $2600 प्रति टन था, जो जनवरी में $2000 प्रति टन था, $2600 प्रति टन था। तो इसलिए जो, और हमने हर टाइम ये माना है कि हम प्राइसिंग में कंजर्वेटिव रहेंगे। हमारे हिसाब से ये सप्लाई कंस्ट्रेंट है, ये डिमांड की वजह से प्राइस नहीं बढ़े हैं। हमारे हिसाब से ये प्राइसेस कम होने चाहिए। तो इसलिए हमने बाकी कॉस्ट्स पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया है। अच्छी खबर ये है कि अब हम देख रहे हैं कि हालांकि ये जो क्वार्टर है, ये हमारा जो Q2 चल रहा है, ये कॉस्ट के हिसाब से मैक्सिमम कॉस्ट का क्वार्टर रहेगा। पर जो सेकेंड हाफ है, अब हम देख रहे हैं जो $2600 प्रति टन का वैम था, 2000 पे वापस आ गया है। हमारा अनुमान है कि और नीचे आएगा। तो अभी हमें ये लग रहा है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं सेकेंड हाफ में मॉडरेट होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्रॉस मार्जिन हमारा वापस बढ़ना शुरू होगा। ओके अच्छा, इसके अलावा हमने देखा वॉल्यूम ग्रोथ तो रोबस्ट साइड पर रही है, लेकिन जो ऑनगोइंग कमोडिटी सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि फर्दर कोई प्राइस हाइक का स्कोप है? देखिए, अब आजकल ये अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। हमने जनवरी में सोचा था कि भाई देखिए रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होने शुरू होंगे, और फिर वो रशिया यूक्रेन का मामला हो गया और फिर प्राइसेस ऊपर चले गए। हमारे हिसाब से अगर प्राइसेस अब और नहीं बढ़ते और वापस मॉडरेट होते हैं तो और प्राइसिंग की हमें जरूरत नहीं है। हमारे हिसाब से आइडियल प्राइस सिचुएशन पे है। जो पिछले 15 महीने में हमने प्राइस बढ़ाने थे वो बढ़ा चुके हैं। हमारे हिसाब से अब हमारा फोकस रहेगा प्रॉफिटेबल वॉल्यूम ग्रोथ में। देखिए, कोई भी इमर्जिंग मार्केट, और इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, कस्टमर का मैक्सिमम इंपैक्ट इन्फ्लेशन से होता है, बड़े दाम से। जो गृहिणी है उसके जेब में पैसा अगर उतना ही है और हर चीज बढ़ी हुई है तो वो वापस कट करेगी। तो इसलिए अगले 6 महीनों में हमारे हिसाब से इन्फ्लेशन से ग्रोथ मॉडरेट होगी। हमारा ये फोकस रहेगा कि भाई आप वॉल्यूम पे फोकस करें, क्योंकि जब मार्जिन आएंगे तो फिर बढ़ी हुई वॉल्यूम पे आएंगे, ये नहीं कि आपकी पुरानी वॉल्यूम पे आएंगे। ओके अच्छा, इसके अलावा आप, क्योंकि फेस्टिव सीजन आगे है और ये एक ऐसा क्वार्टर होता है फेस्टिवल सीजन वाला जिसको लेकर एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती हैं और आमतौर पे बाकी क्वार्टर्स के मुकाबले ये बेहतर भी होता है। तो सीइंग द ट्रेंड्स, कैसा लग रहा है, कैसी वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है फेस्टिव सीजन में? देखिए, लास्ट ईयर का जो सेकंड हाफ था वो वैसे ही अच्छा था, क्योंकि लास्ट ईयर सेकंड हाफ में ज्यादातर कोविड का इम्पैक्ट कम हो चुका था और चीजें खुल रही थी। अब इस साल का अगर आप फर्स्ट क्वार्टर देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे अब स्कूल खिले हैं तो हमारा जो आर्ट और स्कूल मटेरियल्स का बिजनेस है, दैट हैज ग्रोन ट्रिमेंडसली। इनफैक्ट इट इज वर्चुअली डबल्ड। लास्ट ईयर मेट्रोज और टियर 1 टाउन्स में कोविड का ज्यादा इम्पैक्ट था, वहां भी, इसलिए ग्रोथ इस टाइम बहुत अच्छी है। हमारे हिसाब से जो सेकंड हाफ में ग्रोथ आपको फर्स्ट क्वार्टर जैसी नहीं होगी, पर मेरे हिसाब से जो मोमेंटम है कंपनी का वो बना रहना चाहिए। हमारा फोकस ये रहेगा कि देखिए, अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करते रहें तो वैल्यू अपने आप साथ साथ आती जाएगी, क्योंकि प्राइस काफी बढ़े हुए हैं। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपको ये अर्निंग्स पर आगे कैसा आउटलुक दिया है और साथ ही अर्निंग्स कैसे रहे हैं, किन फैक्टर्स ने सपोर्ट किया है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। शुक्रिया आपका अर्निंग्स पर एलैबोरेट करने के लिए। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो ये थे पिडिलाइट की मैनेजमेंट। अब रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे हमारे खास पेशकश आज़ादी के अमृत महोत्सव। और अब बात हमारी खास पेशकश आजादी के अमृत महोत्सव की। आज हम बात कर रहे हैं देश की इकोनॉमी तरक्की की। इन 75 सालों में हमारे देश ने बड़े मुकाम तय किए हैं, कई बदलाव झेले हैं। इकोनॉमी के सफर पर हमारी खास पेशकश देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी को
अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। किस तरह से बीते 75 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्रो किया है, किस तरह से वो शेप अप होते हुए दिखाई पड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार है, लेकिन 1947 में स्थिति नहीं थी। 1947 स्थिति आपके सामने है, जबकि 2.7 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जीडीपी साइज होता था। 35 करोड़ के आसपास की आबादी थी, लेकिन वहां से जो सफर है वो जरूर काबिल तारीफ है। करीब 236.65 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आज जीडीपी का नंबर है, जबकि देश की आबादी करीब 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो बीते 75 साल में ये जो आंकड़ों में फेरबदल हुआ है, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके अंदर एक काफी बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिकेड्स के जरिए कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, कैसे फेरबदल इन आंकड़ों के अंदर होता हुआ देखा है। 1950 3060 करोड़ डॉलर के आसपास भारतीय जीडीपी का साइज होता था, और ये वो दौर था जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था कई सारी दिक्कतों से गुजर रहा था। पार्टीशन होकर चुका था और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे टर्मोइल्स थे, धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी। 1960 तक आते आते 0.04 लाख करोड़ डॉलर का ये नंबर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि रफ्तार तो आई, लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं थी जो 1970 तक आते आते थोड़ी और बढ़ी। 0.09 लाख करोड़ डॉलर के आसपास ये नंबर पहुंचा, और 1980 तक आते आते 0.19 लाख करोड़ डॉलर तक ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। रिफॉर्म की गाड़ी को और तेज किया गया 1980 के बाद, जब 1990 में सरकारों की तरफ से काफी कोशिश करने के बाद 0.32 लाख करोड़ डॉलर के आसपास जीडीपी का नंबर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, और सन 2000 तक आते आते ये आंकड़ा और बढ़कर करीब करीब आधा लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो चुकी थी और कई सारे सेक्टर्स के अंदर बड़ा बदलाव भी देखा था। लेकिन जो 50 साल का मूव था वो अगले 2 दशक में बहुत ही शानदार मूव में बदला, जबकि सन 2010 में 1.5 लाख करोड़ डॉलर तक ये नंबर पहुंचा, और अब करीब करीब 3-3.25 लाख करोड़ डॉलर तक ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में एक बढ़िया जोरदार तेजी या जोरदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो आपने देखा किस तरह से सफर करीब करीब 3060 करोड़ डॉलर से 3,18,000 करोड़ डॉलर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक बढ़िया ग्रोथ तो जीडीपी के नंबर्स में देखी, लेकिन एक और आंकड़ा आपके समक्ष रखते हैं, जो आंकड़ा भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को साफ दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय, जो कि एक समय पे करीब करीब 249-250 रुपए के आसपास होती थी, लेकिन आज वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो 1947 में जहां 250 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति आय होती थी, वो आज 1.5 लाख रुपए के आसपास तक पहुंची कैसे, इस सफर को भी एक बार आपके सामने रख देते हैं, कैसे दशकों में एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर अच्छी ग्रोथ थी, और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के साथ साथ बढ़ रही थी आम आदमी की आय, और आम आदमी की आय कुछ इस तरह से बढ़ी कि जहां 1951 में 265 रुपए के आसपास एक आम आदमी की आय होती थी, प्रति व्यक्ति आय होती थी, उसने बढ़िया रफ्तार पकड़ी, और कहीं एक दशक के आसपास इसमें एक बड़े बदलाव हुए। यानी कि 1991 तक आते आते 7,000 रुपए तक ये प्रति व्यक्ति आय पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। ये रफ्तार और तेज हुई और बढ़त आई इसमें, जब 2000 तक पहुंचते पहुंचते ये 19,115 के आसपास पहुंची। यानी कि आप ये मान के चले कि 2 दशक में ही ये 20,000 रुपए करीब पहुंची, और वहां से लेकर 2011 तक 58,000 रुपए के आसपास, यानी करीब 60,000 रुपए, 3 गुने के बड़े जंप के बाद ये 58,000 रुपए के आसपास पहुंची, और अब ये 1.5 लाख रुपए तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। जो एक समय में 265 रुपए थी, वो आज आते आते 1.5 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति आय पहुंच चुकी है। तो अर्थव्यवस्था के 2 बड़े आंकड़े, ये 2 बड़े मापदंड, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है, और 1947 से लेके आज तक बीते 75 सालों में कैसे देश ने रफ्तार पकड़ी, कैसे ग्रोथ पकड़ी, और कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी को और अब फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते हमारे साथ
जो 3 खिलाड़ी मौजूद हैं उसमें नलबंग सिक्योरिटीज की नीरव छेड़ा, अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ हैं। फिलहाल अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। रोजारी बायो में प्रॉफिट्स बुक किए हैं 967 के लेवल्स पर, 1040 के टारगेट थे नीरव छेड़ा के। तो ये एक अपडेट है जहां पर मुनाफा वसूली की गई है। इसके अलावा एक और ट्रेड रत्नेश गोयल की ओर से यूफ्लेक्स, जहां पर 685 पर प्रॉफिट्स बुक किए हैं, टारगेट इनके 730 के थे। अब ले आते हैं एक बार फटाफट से अब तक के रिटर्न की स्थिति, क्या रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। और मुनाफे के मीटर में सबसे ज्यादा बढ़त बनाई हुई अमित सेठ ने। इनफैक्ट अमित सेठ और रत्नेश गोयल के बीच मुकाबला बराबरी का है, ऑलमोस्ट 12% के गेंस। नीरव छेड़ा का पोर्टफोलियो 8.5% के रिटर्न्स दे रहा है। और इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही, लेकिन आगे देखिए आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न, ऑटो सेक्टर की क्रांति, मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव के साथ। नमस्कार।